जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ऐसी निरंतर चलती रहेगी, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 52 है, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से शाम चकेवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार, ठीक है। शाम चकेवा उत्सव बिहार में मनाया जाता है। और कौन कौन से उत्सव हैं बिहार में मनाए जाते हैं? जैसे कि बिहार में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव जैसे कि बिछुआ उत्सव, अगला जितिया उत्सव, अगला सोहराय उत्सव, अगला सरहुल उत्सव और अगला है कर्मा उत्सव और अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है छठ पूजा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण उत्सव हैं जो कि हमारे बिहार राज्य में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सप्तकोटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। सप्तकोटेश्वर मंदिर गोवा में स्थित है। और कौन से मंदिर है गोवा में स्थित? जैसे कि कामाक्षी मंदिर, ठीक है। कामाक्षी मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है जैसे कि द्वारकाधीश मंदिर, अगला शामलाजी मंदिर, अगला सूर्य मंदिर। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में, ठीक है। द्वारकाधीश मंदिर, शामलाजी मंदिर और सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। अगला मंदिर है जैसे कि जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और अगला हमारा है राज रानी मंदिर, ठीक है। ये तीनों मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कौन कौन मंदिर? जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और राज रानी मंदिर, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वॉलीबॉल किस स्थान पर खेला जाता है? ऑप्शन ए एरिना, ऑप्शन बी कोर्ट, ऑप्शन सी कोर्स, ऑप्शन डी डायमंड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोर्ट में, ठीक है। वॉलीबॉल कोर्ट में खेला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए घुड़सवारी कहाँ पे किया जाता है? घुड़सवारी कहाँ पे किया जाता है? तो एरिना में, ठीक है। घुड़सवारी एरिना में किया जाता है। अगला गोल्फ कहाँ पर खेला जाता है? गोल्फ कहाँ पे खेला जाता है? तो कोर्स में खेला जाता है, ठीक है। अगला बेसबॉल कहाँ खेला जाता है? बेसबॉल कहाँ पर खेला जाता है? तो डायमंड में, ठीक है। अगला हमारा कोर्ट में खेले जाने वाले महत्वपूर्ण खेल, कोर्ट में खेले जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खेल जैसे कि टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, हो गया, नेटबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया और अगला हमारा स्क्वैश हो गया और अगला हमारा होगा खो खो हो गया और अगला हमारा कबड्डी होगा, ठीक है। ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण खेल थे जो कि हमारे कोर्ट परिसर में खेला जाता है, ठीक है। ये खेलने का एक स्थान है। कौन सा? कोर्ट। कौन कौन से खेल? जैसे कि टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, नेटबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, स्क्वैश हो गया, खो खो हो गया और कबड्डी, ठीक है। ये कुछ प्रमुख खेल है जो कि हमारे कोर्ट परिसर में खेले जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाबलीपुरम के स्मारक समूह मंदिर को
यूनेस्को ने अपनी सूची में किस वर्ष से शामिल किया? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1984। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1984 में। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में अपनी सूची में शामिल किया। यह कहाँ पर मंदिर स्थित है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, महाबली के स्मारक समूह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि यूनेस्को में किस वर्ष सूचीबद्ध किए गए, जैसे कि कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर। अगला हमारा सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, किस वर्ष यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया इन्हें? तो 1984 को। ठीक है, अगला हमारा मंदिर गोवा का ईसाई घर एवं मठ है। ये कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है। ठीक है, किस वर्ष इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया? तो 1986 में। ठीक है, गोवा के ईसाई घर एवं वहाँ के मठ को यूनेस्को ने अपनी सूची में 1986 में शामिल किया। अगला हमारा है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। ये कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, किस वर्ष शामिल हुआ यूनेस्को में? तो 1986 में। ठीक है, 1986 में। अगला हमारा हम्पी के स्मारक समूह मंदिर, स्मारक समूह मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। इसे किस वर्ष शामिल किया यूनेस्को ने? तो 1986 में इसे भी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा खजुराहो के समूह मंदिर को कब शामिल किया? खजुराहो के स्मारक समूह मंदिर को कब शामिल किया? ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। इसे भी 1946 में शामिल किया। ठीक है, यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया? तो 1986 में। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो यह पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, श्रेणी में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कुल कितने मीटर है? तो 3490 मीटर। ठीक है, पीर पंजाल दर्रे की ऊंचाई 3490 मीटर ऊंचा है। ओके, अगले हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? जैसे कि बनिहाल दर्रा। इससे क्या प्रश्न बन सकता है? जैसे कि पूछे यह किस मार्ग से होकर गुजरता है? तो यह जम्मू से श्रीनगर का मार्ग इससे गुजरता है। ठीक है, बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर का मार्ग गुजरता। ठीक है, बनिहाल दर्रे से। अगला हमारे इसकी ऊंचाई पूछे तो 2832 मीटर। ठीक है, 2832 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी बनिहाल दर्रे में ज्वार सुरंग स्थित है। ठीक है, किस दर्रे में? तो ज्वार सुरंग में। ठीक है, ज्वार सुरंग से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? जैसे कि ज्वार सुरंग किस दर्रे में स्थित है? यह तो बनिहाल दर्रे। ठीक है, बनिहाल दर्रे में। अगला इससे प्रश्न, इसकी कुल लंबाई आपसे पूछा जाए कि कितने किलोमीटर है? तो 2.85 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2 किलोमीटर 0.85 किलोमीटर। ठीक है, मीटर में पूछे तो 2850 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाए इसका निर्माण कार्य कब हुआ था?
निर्माण इसका शुरू 1954 में होता है और कब पूरा हुआ था तो 1960 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस देश के इंजीनियर द्वारा यह बना था, तो यह जर्मन के इंजीनियर के सहायता से भारत सरकार द्वारा यह बनाई गई थी, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जवाहर सुरंग जर्मन देश के इंजीनियर द्वारा भारत सरकार द्वारा यह बनवाया गया था, ठीक है। जवाहर सुरंग, इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है और मीटर में पूछे तो 2850 मीटर, ठीक है। अगला हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे बुर्जिला दर्रा, ठीक है। बुर्जिला दर्रा, इससे क्या प्रश्न बन सकता है अगर ऐसे पूछा जाए यह किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, ठीक है। गिलगिट से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है बुर्जिला दर्रा की, तो 4100 मीटर, ठीक है। 4100 मीटर यह ऊंचा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वितीय, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी विम कटफिसेस, ऑप्शन डी कुजुल कटफिसेस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। अगर आपसे यही सवाल पूछे कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा कुजुल कटफिसेस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कुजुल कटफिसेस। अगला हमारा प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कुषाण चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण कहाँ के निवासी थे, तो चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीले के निवासी थे, ठीक है। यूची कबीले के निवासी थे, यह चीनी स्रोतों के अनुसार। अगला हमारा कनिष्क से संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं, कनिष्क, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकते हैं, तो आपसे पूछा जाए इसने अपना राज्याभिषेक किस वर्ष करवाया, राज्याभिषेक किस वर्ष कराया, तो 78 ईसा पूर्व, ठीक है। 78 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक कराया था और 78 ईस्वी में ही इसने शक संवत की शुरुआत किया था, ठीक है। शक संवत की शुरुआत किया था। अगर आपसे पूछा जाए कनिष्क ने अपनी राजधानी क्या बनाया था, तो अब बताएगा पुरुषपुर, ठीक है। पुरुषपुर, जो कि इसका वर्तमान में नाम हो गया है पेशावर, ठीक है। इसका वर्तमान में क्या नाम पड़ गया है, तो पेशावर। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था, तो बताएगा यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था, ठीक है। महायान शाखा का अनुयायी था। अगला प्रश्न बन सकता है कि इसने कश्मीर में किस शहर की स्थापना किया था, तो यह कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना किया था, ठीक है। कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना किया था। अगर आपसे पूछा जाए किस पुस्तक के अनुसार, ठीक है, तो राजतंगड़ी पुस्तक के अनुसार इसने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना किया था। किस पुस्तक के, तो राजतरंगड़ी, ठीक है। राजतरंगड़ी पुस्तक के अनुसार, यह राजतरंगड़ी पुस्तक के अनुसार कश्मीर में कनिष्कपुर की स्थापना किया था, ठीक है। कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना किया था। अगर आपसे पूछा जाए राजतरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कलहड़, ठीक है। राजतरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कलहड़। अगला प्रश्न बन सकता है आपसे कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है।
कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। कब हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति? तो ये प्रथम शताब्दी में, ठीक है, प्रथम शताब्दी में। किस स्थान पर हुआ था? तो कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन में। कहाँ पे है यह? कश्मीर में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने करा था? तो वसुमित्र ने, ठीक है, वसुमित्र ने। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के राजकवि कौन थे? कनिष्क के राजकवि कौन थे? राजकवि कौन थे? तो आप बताइएगा अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष थे, जिन्होंने, इनके दरबार में महान दार्शनिक थे, ठीक है। कनिष्क के दरबार में यह महान दार्शनिक थे, ठीक है, महान दार्शनिक थे। कौन? अश्वघोष। अगला प्रश्न बनता है आपसे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची को, ठीक है। भारतीय संविधान के 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो 8 है, ठीक है, 8 अनुसूची की संख्या, ठीक है, मूल संविधान में। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ा गया था? आपसे पूछा जाए 11वीं अनुसूची, तो 73वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा यह जोड़ा गया था, ठीक है। किसके क्षेत्र के लिए? तो पंचायत के शक्तियां तथा उत्तरदायित्व तो निर्धारित किया था, ठीक है, यह पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। अगला 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। किसके मामले में? तो भूमि सुधार के मामले में, ठीक है, भूमि सुधार के मामले में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। अगला हमारा है 12वीं अनुसूची, ठीक है, 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था इसे? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। किसके क्षेत्र में जोड़ा गया था? तो नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका, यह नगर पालिका से संबंधित विषयों के लिए जोड़ा गया था, ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, और यह बार बार पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची कब जोड़ा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी कैंडला, ऑप्शन सी मोल, ऑप्शन डी एम्पियर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोल, ठीक है। पदार्थ की मात्रा मोल होता है, यह एसआई मात्रक है, ठीक है। अगला है कुछ महत्वपूर्ण एसआई मात्रक हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, जैसे कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। अगला समय का एसआई मात्रक सेकंड है, ठीक है, सेकंड है। अगला द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम। अगला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो कैंडला है, ठीक है, कैंडला है। अगला ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है, ठीक है, केल्विन है। अगला है हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है, ठीक है, एम्पियर है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण एसआई मात्रक थे, जैसे कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत किस जहाज से आया था? ऑप्शन ए साओ गैब्रियल, ऑप्शन बी सो गैब्रियल, ऑप्शन सी साओ राफेल, ऑप्शन डी गैब्रियल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साओ गैब्रियल, ठीक है। साओ गैब्रियल नामक जहाज से वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत आया था।
ये कब आया था भारत सर्वप्रथम? तो 17 मई 1498 को, ठीक है, ये सर्वप्रथम भारत आया था। अगला हमारा वास्को डिगामा से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि वास्को डिगामा यह पुर्तगाल का प्रथम व्यक्ति था जो भारत आया था, ठीक है, पुर्तगाल का प्रथम व्यक्ति है यह जो भारत आया, ठीक है, जो भारत आया। अगला, वास्को डिगामा द्वारा ही समुद्री मार्ग का खोज किया गया था, ठीक है, समुद्री मार्ग का भारत आने का खोज किया गया, ठीक है, भारत आने का समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा। भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए यह सर्वप्रथम भारत किस तट पर आया था, तो यह भारत के पश्चिमी तट पर आया था, ठीक है, पश्चिमी तट पर। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी तट पर आया था कहाँ पे, तो कालीकट में, ठीक है, कालीकट में। तो कालीकट के उस समय राजा कौन थे? उस समय के राजा कौन थे? तो जेमोरिन थे, ठीक है, जेमोरिन। ये जेमोरिन कोई नाम नहीं है, ये कि उपाधि है। उस समय के राजा का नाम तो नहीं पता और ना ही किताब में हमको मिला था, तो आपका आंसर यही होगा। उस समय राजा कौन थे? तो जेमोरिन, ये एक उपाधि है इनकी, ठीक है। कालीकट का वर्तमान नाम क्या है? कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड। कालीकट का वर्तमान नाम क्या है? तो कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्को डिगामा को मुलाकात समुद्र मार्ग में किससे हुआ था? समुद्र मार्ग में वास्को डिगामा से किसकी मुलाकात हुआ था? तो अब बताइएगा। अब्दुल मसीद, ठीक है, अब्दुल मसीद से हुआ था। वो अब्दुल मसीद यह कहाँ का था? तो एक गुजराती व्यापारी था, ठीक है, यह गुजराती व्यापारी था जो वास्को डिगामा को भारत लाया था, ठीक है। समुद्री मार्ग में वास्को डिगामा इससे मुलाकात हुआ था। किससे? वो अब्दुल मसीद से, जो एक क्या था? गुजराती व्यापारी था, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है आपसे, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इसकी समाधि कहाँ स्थित है? वास्को डिगामा की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो आप बताइएगा कोचीन, ठीक है, कोचीन कहाँ पर है? केरल में। यह प्रश्न यूपी त्रिपक्षीय पेट में आ चुका है कि वास्को डिगामा की समाधि कहाँ पर है? कोचीन में, जो कि केरल में है। वास्को डिगामा कुल भारत में 3 बार आ चुका है, ठीक है। वास्को डिगामा भारत में 3 बार आ चुका है, ठीक है। कब कब आया है? तो एक तो प्रथम बार 17 मई 1498 को आया था, 1498 को आया था। दूसरी बार 1502 में आया था और तीसरी बार 1524 में आया था, ठीक है। जब 1524 में आया था तो यह भारत का वायसराय बन के आया था, ठीक है। यह पुर्तगाल से भारत का वायसराय बन के आया था, ठीक है। यह हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का वायसराय बनकर आया था। ओके, अगला प्रश्न हमारा, ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्को डिगामा जब 1524 में भारत आया था तो यह भारत का वायसराय बन के आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बी वेरीनाग, ऑप्शन सी बारालाचा दर्रा, ऑप्शन डी मानसरोवर झील। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है, ठीक है। यहीं से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर, ठीक है। 1114 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, ठीक है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। अगला है कुछ हमारे महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल, जैसे कि चिनाब नदी, इसका पुराना नाम क्या है? तो अस्कनी, ठीक है। चिनाब नदी का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है? तो अस्कनी। इसका उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा, ठीक है, बारालाचा दर्रा है।
जो कि कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगला हमारा है, इसकी कुल लंबाई भारत में कुल कितने किलोमीटर है, तो 1180 किलोमीटर, ठीक है, 1180 किलोमीटर। ओके, ये चंद्र नदी और भागा नदी, ये दोनों नदी तंडी नामक स्थान पर मिलती हैं, जो कि चिनाब नदी बनाती हैं, ठीक है। अगला हमारा नदी है झेलम नदी। झेलम नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो अनंतनाग जिले में स्थित वेरीनाग स्थान से, ठीक है, वेरीनाग स्थान से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है यह, तो अनंत जिले में स्थित, ठीक है। वेरीनाग कहाँ पर स्थित है, अनंत जिले में स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 724 किलोमीटर, ठीक है। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, झेलम नदी की भारत में कुल लंबाई तो 400 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो वितस्ता, ठीक है, वितस्ता। और क्या प्रश्न बन सकता है, झेलम नदी को किस झील से होकर पाकिस्तान चली जाती है, तो झेलम नदी वूलर झील से होकर पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। वूलर झील से होकर यह पाकिस्तान चली जाती है। कौन सी नदी, झेलम नदी, ठीक है। यह कश्मीर की प्रमुख नदी है, ठीक है। कश्मीर की प्रमुख नदी कौन है, तो झेलम नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो मानसरोवर झील के निकट राखस ताल से निकलती, ठीक है। मानसरोवर झील के निकट राखस ताल से निकलती है, ठीक है। राखस ताल से निकलती है यह सतलज नदी। सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो लॉन्ग चैन, ठीक है। लॉन्ग चैन खबाब कहा जाता है, ठीक है, खबाब। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो लॉन्ग चैन खबाब के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है भारत में, सतलज नदी की कुल लंबाई भारत में कितने किलोमीटर है, तो 1050 किलोमीटर, ठीक है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर गुजरती है, ठीक है, पंजाब से होकर गुजरती है। कौन सी नदी, सतलज नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो सतुद्री, ठीक है, सतुद्री। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नदियां थे जो कि निम्न प्रश्न बन सकते थे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से सूपा बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन सी करजन नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काली नदी, ठीक है। सूपा बांध काली नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा है किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में, ठीक है, यह कर्नाटक में स्थित है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण बांध है, जैसे कि करजन बांध है। करजन बांध किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो करजन नदी पर, ठीक है, करजन नदी पर। अगला हमारा बाण सागर बांध है। बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो सोन नदी पर, ठीक है, सोन नदी पर स्थित है। अगला नारायणपुर बांध है। नारायणपुर बांध किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर, ठीक है। अगला है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर, ठीक है, सतलज नदी पर है। अगला हमारा उरी हाइड्रोलिक बांध किस राज्य में स्थित है, तो आप बताइएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उरी हाइड्रोलिक बांध जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर, झेलम नदी पर स्थित है। अगला मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। और किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में,
ठीक है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। अगला बांध है भवानी सागर बांध। भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? यह भी तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? भवानी नदी पर, ठीक है, भवानी नदी पर स्थित है। अगला बांध है हमारा मैथन बांध। मैथन बांध, मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है, ठीक है। और किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर, ठीक है, बराकर नदी पर स्थित है। अगला है बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस नदी पर? महानदी नदी पर, ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बांध थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1983। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1955 में, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में किया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष, जैसे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1958 में। अगला हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1958 इसका भी है, ठीक है। अगला हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1976 में। सॉरी 1976 नहीं होगा, 1975 होगा, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1975 है। अगला आ रहा है वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष कब हुआ था? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1979, ठीक है, 1979 में। ये हमारे सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बेसबॉल खेल में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 9। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9, ठीक है। बेसबॉल खेल में कुल 9 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण खेलों में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि पोलो में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? 4। खो खो में कुल कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? तो 9। अगला हमारा हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, कुल कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है इन तीनों खेल में? तो 11 खिलाड़ियों की, ठीक है। अगला हमारा वॉलीबॉल में कुल कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? वॉलीबॉल में तो 6 खिलाड़ियों की, ठीक है। स्नूकर में कुल कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? तो 1। अगला जिम्नास्टिक में कुल कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है जिम्नास्टिक खेल में? तो 8, ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण खेल थे और इन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या क्या क्या है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अनफिनिश्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए शाहिद अफरीदी, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी गौरी खान, ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइएगा गौरी खान, ठीक है, गौरी खान। अगला गेम चेंजर पुस्तक के लेखक कौन है? गेम चेंजर पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाहिद अफरीदी,
ठीक है, साइद अफरीदी। अगला पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कपिल देव। ठीक है, कपिल देव। अगला पुस्तक है हमारा द जर्नी। पुस्तक के लेखक कौन है? द जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीव स्मिथ। ठीक है, स्टीव स्मिथ। अगला नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है? नेचर क्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई हैं। अगला है हमारा सूरसागर साहित्य लहरी। इन दो पुस्तकों के लेखक कौन है? तो सूरसागर ही हैं। ठीक है, सूरसागर हैं। अगला पुस्तक है हमारा किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी। अगला पुस्तक है शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी। अगला गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयदेव। ये हमारे कुछ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिए। ठीक है, इससे हमारे पुस्तकें से कम 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से हाथी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। ठीक है, हाथी जलप्रपात मेघालय में स्थित है। ओके, आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द स्टोरी ऑफ माई डिवोटेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वीडियो आगे भी जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई बेहतर बनाएं ताकि दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लें। जय हिंद।